इस वक्त एक बड़ी खबर बहराइच से आ रही है, जहां पर हिंसा के आरोपी सरफराज को नेपाल सीमा के पास एनकाउंटर हुआ है। इस तरह की खबर इस वक्त आ रही है। सरफराज नेपाल भागने की फिराक में था। इस दौरान पुलिस ने उसे नेपाल की सीमा के पास पकड़ लिया है। एनकाउंटर में सरफराज घायल हुआ है। पुलिस के ने उसे अब गिरफ्तार कर लिया है और कहा जा रहा है कि अस्पताल ले जाया जा रहा है। एनकाउंटर में सरफराज के साथ ही तालिब को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में कुल 5 लोग पकड़े गए हैं। बता दें कि बहराइच में विसर्जन के दौरान हुई हिंसा का आरोपी सरफराज है और इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, बड़ी खबर है, एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया है ये जिस आरोपी। क्या इस वक्त इसके बारे में जानकारी आ रही है? हालात क्या हैं? हमने देखा था किस तरीके से कई दिनों तक हिंसा और तनाव वहां पर रहा। बड़े अधिकारी सड़क पर पिस्तौल लहराते नजर आ रहे थे। देखिए, बहराइच में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि रामगोपाल मिश्रा को गोली किसने मारी। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो नाम आया सरफराज का। ये वही सरफराज है जो कि रविवार से गायब था और इसकी तलाश यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ कर रही थी। अंदेशा था कि ये नेपाल भाग चुका है या भाग सकता है, और इसी वजह से जो बॉर्डरिंग इलाके हैं वहाँ पर यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ ने सर्विलांस बढ़ाया था। आज दोपहर में दानिश नाम का एक आरोपी जो कि सरफराज का बेहद करीबी है, उसको अरेस्ट किया गया था। उससे पूछताछ हुई और उसके बाद दिन ढलते ढलते 3 बजे के आसपास नेपाल बॉर्डर पे जो रुपैडिहा बॉर्डर है, वहाँ पर सरफराज और उसके साथ उसके एक और साथी जो कि इस मामले का आरोपी है तालिम, इन दोनों को एनकाउंटर में पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये दोनों को गोली लगी है, लेकिन दोनों की मौत नहीं हुई है, सिर्फ घायल हुए हैं, पैरों में गोली लगी है संभवतः, और इनको नानपारा के अस्पताल में लाया गया है जहां इलाज चल रहा है। एक बड़ी सफलता यूपी पुलिस के लिए इसलिए कही जा सकती है क्योंकि रविवार को बहराइच के महसी इलाके के महाराजगंज में जब दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन का जुलूस निकल रहा था, उस वक्त सबसे पहले डीजे बजाने को लेकर के विवाद शुरू हुआ और इस विवाद के बीच एक धार्मिक झंडा हटाने को लेकर के फिर बहस शुरू हुई, पत्थरबाजी हुई और नतीजा ये हुआ कि फायर किया गया और वो फायर जाकर के सीधा छत पर खड़े रामगोपाल मिश्रा को लगा। वो वहीं पर गिर गया और उसके बाद बताया जा रहा है कि जब उसको छत से नीचे ला रहे थे उस वक्त भी फायर हुआ, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। तो ये जो दो तरफ से अलग अलग फायरिंग हुई और इसमें करीब 30 के आसपास छर्रे राम गोपाल मिश्रा के बदन पर दिखाई दिए थे, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था। हालांकि कई तरह की अफवाहें भी चली थी, लेकिन इन अफवाहों के बीच में रामगोपाल मिश्रा की जब मौत हुई उसके बाद बहराइच में देर रात, रविवार को देर रात में काफ़ी तनाव फैल गया था। लोग सड़कों पे आ गए थे, दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन रोक दिया गया था और हंगामा हो रहा था। और उस वक्त प्रशासन ने लोगों को समझा के प्रतिमाओं का विसर्जन तो कराया, लेकिन जब सोमवार सुबह शव मेडिकल कॉलेज से महाराजगंज पहुंचा तो रामगोपाल मिश्रा के परिवार और साथ ही जो आसपास के लोग थे वो सब इकट्ठा थे और इस बीच में प्रशासन से और जो ये हिंसा हुई थी उसको लेकर के नाराज़गी हुई और नाराज़गी का नतीजा ये हुआ कि बहराइच के महाराजगंज में जम करके तोड़फोड़ और उसके बाद आगजनी हुई। इस पूरे मामले में 10 से ज़्यादा एफआईआर यूपी पुलिस ने किए, 50 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कुछ लोगों को डिटेन किया गया, लेकिन तलाश सबसे ज़्यादा थी तो वो सरफराज की थी जो कि नेपाल भाग सकता था, इस बात का अंदेशा था। और ऐसे में रुपैडिहा बॉर्डर से सरफराज को एनकाउंटर में उसके सहयोगी तालिम के साथ पकड़ा गया है, नानपारा के अस्पताल में रखा गया है और इसके बाद अब जो है उनसे भी पूछताछ होगी। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भी हिंसा में शामिल रहा है उस पर कार्रवाई होगी और लोगों को अलग अलग जो वीडियो कैमराज हैं, मीडिया के फुटेजेस हैं, सीसीटीवी अगर वहाँ कहीं हो या ड्रोन से जो शॉट लिए गए हैं, अलग अलग वीडियोस जो एविडेंसेस हैं, उन एविडेंसेस के आधार पे आइडेंटिफाई करके लोगों पर कार्रवाई हो रही है। और इसी कार्रवाई के तहत सबसे पहले जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जरा रुके रहिए हमारे साथ। सरफराज की जो बहन है उसने मीडिया से बातचीत की है, वो क्या कह रही हैं आपको सुनवाते हैं। उर्फ सालिया है। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका ज़रा इसको दोबारा से हम चलवाएंगे, एक बार ये देखें इसमें क्या परेशानी हो रही है। लेकिन रणवीर, जैसे आप बता रहे थे, इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि बहराइच को लेकर एक बड़ी पुलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग भी चल रही है। फिलहाल हालात वहाँ पर क्या हैं और इस वक्त और क्या जानकारी इस पूरे मामले पर आ रही है?
देखिए, इस पूरे मामले की निगरानी डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश दोनों मिलकर कर रहे हैं। अमिताभ यश वही शख्स हैं जिनकी एक वीडियो वायरल हुआ था। जब हिंसा हो रही थी तब अमिताभ यश पहुंचे थे बहराइच और हाथों में पिस्टल लेकर के वो हिंसा करने वालों को खदेड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद से यूपी पुलिस मुख्यालय हो या फिर बहराइच ज़िले में हर जगह पुलिस कोशिश कर रही थी लोगों को आइडेंटिफाई करने की, और तलाश थी सरफराज की। वो सरफराज जो तालीम के साथ नेपाल भागने की फिराक में था, रुपेडिहा बॉर्डर पर था, और वहाँ पुलिस ने जब उसे देखा, पकड़ने की कोशिश की, फायर हुआ, और बदले में जब एनकाउंटर के लिए पुलिस ने फायर किया तो उस फायर में सरफराज और तालीम दोनों घायल हुए और दोनों को नानपारा के अस्पताल लाया गया। कोशिश ये है यूपी पुलिस की कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हिंसाएं हुई थी, लेकिन दंगे की शक्ल में हिंसा काफ़ी समय से नहीं हुई थी। लेकिन बहराइच में जिस तरीके से दो संप्रदाय आपस में भिड़े, जिस तरह से तोड़ फोड़ हुई, जिस तरह से आगजनी हुई, उसको लेकर के ये एक मैसेज खराब ना जाए उत्तर प्रदेश को लेके ये कोशिश थी। और इसीलिए चाहे जो भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंसा करने का अगर आरोपी है तो उसको पकड़ा जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। ये पुलिस की कोशिश थी और इसी कोशिश के तहत लोगों को पहचान करके उनकी अरेस्टिंग का काम शुरू किया गया था। जब शुरुआत में पहले एक एफआईआर हुई, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और अलग अलग मामलों को मिला करके 10 से ज़्यादा एफआईआर्स हुई। पहले जो गिरफ्तारियां थीं वो 20 के आसपास को हिरासत में लिया गया, फिर उन 20 को गिरफ्तार दिखाया गया, फिर ये संख्या बढ़कर 30 हुई, फिर ये संख्या बढ़ के 52 हुई, और अब चूँकि ये जो दानिश है, सरफराज है, तालीम है, इनकी भी अरेस्टिंग हुई है, तो ये जो गिरफ्तार लोगों की संख्या है ये 55 से पार चली गई है। तो इस तरह से यूपी पुलिस लगातार जो बहराइच में हुई हिंसा का मामला है उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यूपी एसटीएफ साथ में है, लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और जो नुकसान जहाँ हुआ था, जहाँ फायरिंग हुई थी, वहाँ फॉरेंसिक्स की टीम पहुँची थी। तो इस तरह से एक हाई लेवल इंक्वायरी यूपी पुलिस ने बैठा रखी है इस पूरे मामले में। रणवीर, एक बार फिर से जरा दर्शकों को बता दीजिए कि इस एनकाउंटर में क्या हुआ है, कितने लोग इसमें जख्मी हुए हैं और अभी उनकी हालात क्या हैं। कुल मिला के यूपी पुलिस ने अभी तक कितने लोगों को इस पूरे जो मामला बहराइच में हुआ है उस पर चिन्हित करा है? देखिए, जो शुरुआत थी इसमें 5 मुख्य आरोपी बनाए गए थे। उसमें पहला नाम था सरफराज का। सरफराज वो शख्स जिसने राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाई थी, ये आरोप था। राम गोपाल मिश्रा जो छत पर खड़ा था, एक धार्मिक झंडा हटा रहा था, दूसरा धार्मिक झंडा लगा रहा था। उससे पहले विवाद वहाँ हो चुका था। इस बीच एक फायर हुआ। फायर उस घर के पीछे से हुआ जहाँ पर राम गोपाल मिश्रा को गोली लगी थी। वो फायर जाकर के सीधा राम गोपाल मिश्रा को लगा। इसके बाद जब उसको घायल अवस्था में सीढ़ियों से नीचे ला रहे थे, उस वक्त भी एक शख्स ने फायर किया था। और इसके बाद से कई तरह की अफवाहें फैली थी, लेकिन अन्य अफवाहों को अगर गौर ना करें तो इस राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद से ही बवाल बढ़ गया था। और सोमवार को जो हिंसा हुई वो तस्वीरें सबने देखी थी। इस पूरे मामले में आप देखिए कि आज जो ज़िला मुख्यालय है बहराइच का, वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर है, रुपेडिहा बॉर्डर कहते हैं उसको, और उस बॉर्डर के आसपास यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ की टीमें सर्विलांस कर रही थी, और वहाँ लोकेट किया गया इसको, सरफराज को, और साथ ही उसके सहयोगी तालिम को। इससे पहले आज दोपहर में दानिश को भी गिरफ्तार किया गया था, जो भी इस मामले में आरोपी था, लेकिन मुख्य आरोपी जो सरफराज था वो फरार था। उसकी तलाश चल रही थी, उसको लोकेट किया, उसको जब फायर करके एनकाउंटर में पकड़ा, और नानपारा, एक वहाँ पर ज़िला मुख्यालय से लगभग 45-50 किलोमीटर दूर नानपारा कस्बा है, वहाँ के सीएससी में एडमिट कराया गया। और भारी पुलिस बल इस वक्त नानपारा के अस्पताल में भी है, और साथ ही शहर में भी गश्त काफ़ी जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जो अलग अलग पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ है, पीएसी है, उनकी भी तैनाती अभी की गई है ताकि फिर से हालात ना बिगड़ें। रणवीर, हम इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे रिएक्शंस आने हैं इसके ऊपर। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पहली तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो आरोपी हैं, जिनको गोली लगी है, उनकी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। सरफराज और तालिब जो दो व्यक्ति हैं जिनके पैर में गोली लगी है, ये उनकी दोनों की तस्वीरें हैं जिनको पुलिस ने अब नेपाल, जिस तरह से रणवीर बता रहे थे, नेपाल सीमा के पास उनको एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। उनकी तस्वीरें इस वक्त आप दिखाई पड़ रही हैं। रणवीर, ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं जिसमें दोनों आरोपी जो हैं उनको गोली लगी दिखाई पड़ रही है, जख्मी हालात में दिखाई पड़ रहे हैं, जिनको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। अभी ये कहां पर हैं, क्या हालात हैं इन आरोपियों के? देखिए, ये एम्बुलेंस के अंदर की तस्वीरें हैं, और दोनों ही तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि इनके पैरों में गोली लगी हुई है। और ये एक है सरफराज और दूसरा है तालिम।
दोनों ही इस वक्त जो एम्बुलेंस है उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, पैरों में गोली लगी है और घायल अवस्था में इनको नानपारा के अस्पताल में रखा गया है, जो कि सरकारी अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC। वहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। अभी जब हालात वहाँ थोड़े सामान्य होंगे उसके बाद संभव है कि जिला अस्पताल उसको लाया जाए, या फिर अगर स्थिति बिल्कुल सामान्य होगी तो पुलिस अपनी कस्टडी में लेगी और कस्टडी में लेने के बाद चूँकि अभी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद पुलिस कस्टडी मांग के पुलिस इनसे इंक्वायरी करेगी, पूछताछ करेगी कि आखिर कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो जो रविवार शाम की घटना थी, उस शाम की घटना में चूँकि सबसे बड़ा रोल ये पूरी हिंसा ही क्यों हुई, क्योंकि फायर हुआ, क्योंकि रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई। इसलिए इस पूरी घटना के पीछे जो सबसे बड़ा नाम था वो सरफराज का था, जो कि अब पुलिस की कस्टडी में है और उससे पूछताछ होगी कि किस तरह के हालात थे, कौन कौन शामिल था, ये सुनियोजित था या अचानक हो गया। जो हथियार है वो भी बरामद किया गया है, बताया जा रहा है कि लाइसेंसी पिस्टल है। तो ये जो लाइसेंसी पिस्टल है ये जब कब रिन्यू हुई, कहाँ से गोली आई, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब सरफराज से पुलिस को लेना है। और इसमें जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि क्या ये सुनियोजित था कि इस तरह की हिंसा करनी है, इस तरह के माहौल बिगाड़ना है, या फिर ये घटना घटती गई और ये चीज़ें होती गई कि वहाँ पथराव हुआ, वहाँ पर झंडे हटाए गए, वहाँ से मूर्ति तोड़ी गई, वहाँ पर फायर किया गया और अगले दिन जो नतीजा था कि बहराइच के महाराजगंज और न सिर्फ महाराजगंज बल्कि आसपास के जितने भी इलाके थे, जिसमें रामपुरवा चौराहा हो, राजी बाज़ार हो या फिर जो भी बहराइच शहर से लेकर के 30 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग इलाके हैं, वहाँ पर लोग सड़कों पर बैठे, चौराहों को रोक दिया, आगजनी की, गाड़ियाँ जलाईं, टेबल कुर्सियाँ जलाईं और इसके साथ ही पथराव भी कई जगह पर किया था। हथियार लेकर के लोग सड़कों पर लहरा रहे थे। तो इस तरह के जो हालात थे, इन सब के पीछे वो गोली थी जिस गोली को सरफराज ने चलाया था और अब वो सरफराज अब पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसे में उससे बहुत सारी सवाल हैं जो कि यूपी पुलिस, यूपी STF को पूछने हैं। नेपाल बॉर्डर वो एक संवेदनशील बॉर्डर है जहां पर किसी को भी भारत से नेपाल जाने या नेपाल से भारत आना बहुत सहूलियत होती है क्योंकि खुला बॉर्डर है। और सबसे ज़्यादा डर इसी बात का था कि ये आरोपी अगर नेपाल भाग गए तो फिर इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके लिए नेपाल पुलिस से संपर्क करना होगा और उनके सहयोग से ही उन्हें ढूंढा जा सकता है। इसलिए यूपी पुलिस, यूपी STF की कोशिश थी कि बॉर्डर ना पार कर सके ये आरोपी, और बॉर्डर वाले इलाके में बहुत ज़्यादा गश्त बढ़ाई गई थी, बहुत ज़्यादा सर्विलेंस किया गया था, जो लोकल इंटेलिजेंस है उसको एक्टिव किया गया था कि किसी भी हाल में जो आरोपी हैं ये बॉर्डर क्रॉस ना कर सकें। और कुछ इसी सख्ती का नतीजा था कि सरफराज और तालिम जो कि बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, इनको बॉर्डर पहुंचने से पहले पकड़ने की कोशिश हुई। जब नहीं पकड़ाए, फायर किया था, उसमें एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में घायल करके इनको पकड़ने में सफलता मिली है। इससे पहले दानिश अरेस्ट हुआ था, इससे पहले 52 लोगों को यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया था इस पूरे मामले में जो हिंसा हुई थी। तो लगातार इसमें गिरफ्तारियों की संख्या और जो FIR है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और ये पूरी हिंसा, इस तरह की हिंसा दोबारा ना हो, इस वजह से एक बड़ी कार्रवाई की उम्मीद न सिर्फ लोग कर रहे हैं बल्कि जो जिस इलाके में ये हिंसा हुई है वहाँ पर हिंसा करने वाले जो लोग हैं उनको भी एक मैसेज दिया जाए और दूसरे जिलों में या दूसरी जगहों पर इस तरह की हिंसा ना हो, ये कोशिश यूपी पुलिस की बने रही हमारे साथ। जो इससे कुछ देर पहले हम रिएक्शन की कोशिश कर रहे थे कि जरा दर्शकों को सुना दें सरफराज की बहन का जो रिएक्शन आया है, जो आपको पहले सुनवाते हैं, उसके बाद रणवीर के पास वापस चलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसार उर्फ सालिया है। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को STF की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी।
और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी इसी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। तो ये परिवार वाले थे सरफराज के, जो अलग कहानी बता रहे हैं कि उनको पहले अरेस्ट कर लिया गया था और इनकाउंटर का उनको डर है। कम से कम अभी ये जो तस्वीरें आ रही हैं इसमें पता चल रहा है कि किस तरीके से दोनों को गोली, दो सरफराज और तालिब, उन्हें गोली लगी है पैर में और उसके बाद इनकाउंटर के बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है नेपाल सीमा के पास, ऐसा बताया जा रहा है। गोली लगने के बाद जहाँ पे अस्पताल में इनको ले जाया गया, वहाँ पे डॉक्टर्स ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम था आरोपी और कहाँ गोली लगी है? दो व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो दो लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है कहाँ भेजा गया और सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। चलिए सीधे इस वक्त आपको लिए चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि जो हमारा विदेश मंत्रालय है, उसकी ब्रीफिंग इस वक्त हो रही है। कनाडा के साथ जो हमारे बिगड़ते रिश्ते हैं उस पर बातचीत कही जा रही है, आपको सुनवाते हैं। Samira, your question regarding the diplomats, Indian diplomats who will be coming back from Canada. We have our High Commissioner. Along with him, there are 5 other diplomats who will be returning. The Canadian government has said that they should return by 19th of October, 11:59 p.m. For various reasons, we don't want to reveal their names to you. Also regarding the Singapore meeting, yes, the Singapore meeting, yes, had happened, and some exchanges had taken place. I don't have anything further to share about that particular meeting. Sudhi? Sir, Sudhi Ranjan from Bloomberg. So adding on to Ajay's question, if you could give us an understanding as to who the Indian official, India has sacked, and can you confirm or deny, is it, following the investigation on the thwarted, assassination attempt on Panun? Also, could you give us an understanding as to who has gone to the United States, in this regard? What is the level of officers? What is the kind of information that is being exchanged with the United States? Siddhant. So Siddhant from Beyond. During the EM's visit. नायब सिंह सैनी ने आज दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 13 मंत्रियों ने आज शपथ ली। इसमें अनिल विज, कृष्ण लाल पंवार, राव नरबीर सिंह, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा शामिल रहे। नायब सिंह सैनी में 2 महिलाओं को भी जगह मिली है मंत्रिमंडल में, श्रुति चौधरी और आरती राव। दोनों जिनके परिवार जो हैं बड़े परिवार हैं, चुनाव से, लोकसभा चुनाव से बिल्कुल पहले श्रुति चौधरी की जो माता हैं किरण चौधरी, वो कांग्रेस से बीजेपी में आई, उनको राज्यसभा का टिकट मिला और अब श्रुति चौधरी उनकी तोशाम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से जीतकर एमएलए बनी है और उनको मौका मिला है मंत्री बनने का। वहीं आरती राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री हैं, अटेली मंडी से यहाँ से चुनाव लड़के ये विधायक बनी है और अब इनको भी जगह मिली है। पंचकुला के दशहरा मैदान में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इसके अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मंच पर मौजूद रहे।
वहीं हरियाणा में नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद एनडीए के मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव आज चंडीगढ़ में हो रहा है। इस कॉन्क्लेव में एनडीए से संबंधित 20 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, माफ कीजिएगा, हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह के अलावा चंद्रबाबू नायडू भी इस मीटिंग में शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शपथ ग्रहण समारोह के बाद इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय विकास से संबंधित मुद्दे, संविधान का अमृत महोत्सव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अखिलेश जी, काफी दिनों बाद इस तरीके का एक बड़ा कॉन्क्लेव जो है शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ही इसको देखा जाएगा। एनडीए के जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एनडीए में जो उनके घटक दल हैं उनके मंत्री, उप मुख्यमंत्री सब इसमें शामिल हैं। थीम क्या है और मैसेज क्या देने की कोशिश हो रही है? देखिए, कोशिश तो बड़ा राजनीतिक संदेश देने की ही है कि चुनाव के बाद जिस तरह से कहा जा रहा था कि बीजेपी कमज़ोर हुई, एनडीए के सहयोगी दल हावी हो गए, तो एनडीए एकजुट है, ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। कल जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने श्रीनगर में अपनी एकता का संदेश दिया, जब उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में तमाम इंडिया के गठबंधन जो थे दल वो वहाँ पर मौजूद थे, और आज उसके ठीक एक दिन बाद बीजेपी के जितने तमाम सहयोगी दल हैं उनको चंडीगढ़ बुलाया गया, पंचकुला में। इससे पहले शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वहाँ पर ही सारे मौजूद थे। 13 बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, 16 बीजेपी के अपने उप मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा 6 जो मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के सहयोगी दलों के हैं। तो कुल मिलाकर के 19 मुख्यमंत्री देश के इस समय चंडीगढ़ में हैं, जहाँ पर कि होटल ललित में ये बैठक चल रही है। इसको मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव का नाम दिया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी मौजूद हैं। और कोशिश यही है कि संदेश दिया जाए कि एनडीए जो है वो एकजुट है। दरअसल शिकायत ये होती थी एनडीए के घटक दलों को कि पिछले 10 साल में उनकी बात नहीं सुनी गई, कई मौक़ों पर उनकी राय नहीं ली गई, लेकिन जब से बीजेपी की अपनी संख्या कम हुई है, लोकसभा में 240 पर बीजेपी सिमट गई, उसके बाद से सहयोगी दलों पर निर्भरता उसकी बढ़ गई है और तब से एक मैकेनिज्म बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यही कारण है कि ये बैठक यहाँ पर हो रही है। कुछ प्रमुख मुद्दे इसमें हैं, गवर्नेंस से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा कि क्या मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के एनडीए के राज्यों को आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से वहाँ पर लागू किया जाए, जो लाभार्थी उनकी पहचान किस तरह से की जाए ताकि ये मैसेज जाए कि जो भी योजनाओं का फ़ायदा उन्हें मिल रहा है वो सीधे पीएम मोदी के ज़रिए सैंक्शन की गई योजनाएँ हैं। इसके साथ ही जिस तरह से संविधान का अमृत महोत्सव चल रहा है उसको लेकर के भी संदेश दिया जा रहा है कि वो कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किए जाए, विस्तार से किए जाएँ, और साथ ही आपातकाल के जो 50 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर के भी पूरे देश भर में कार्यक्रम किए जाएं। बताया जाए लोगों को कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने शासन में रहते हुए देश में संविधान को रद्द करके खतरे में डालकर आपातकाल लगाया था। तो ये सारे मुद्दे इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन बड़ा राजनीतिक संदेश यही है कि हरियाणा की जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और बीजेपी को लगता है कि इस जीत से एनडीए की जो ताकत है, मजबूती है, वो और ज़्यादा मजबूत होगी आने वाले दिनों में, और महाराष्ट्र और झारखंड में इसका फायदा उसे मिलेगा। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। बिटकॉइन की कीमत में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन इस वक्त 67,000 डॉलर के पार पहुंचा हुआ है। इससे पहले साल की शुरुआत में भी इसमें तेजी देखने को मिली थी। मार्च में लगभग 74,000 डॉलर तक ये पहुंच गया था। बिटकॉइन के साथ बाकी क्रिप्टो करेंसी भी तेजी से बढ़ती दिखाई पड़ रही है। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये पूरा क्या है क्रिप्टो करेंसी, क्यों इसमें तेजी देखने को मिल रही है, मेरे सहयोगी ताबिश की ये रिपोर्ट देखिए। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन एक बार फिर से चर्चा में है, और चर्चा में होने की वजह है बिटकॉइन की कीमतों में एकदम से आया उछाल और ज़बरदस्त तेज़ी। बिटकॉइन की कीमतें एकदम से फिर से तेज़ी पकड़ने लगी हैं और हाल के कुछ वक्त में ही अगर आप देखेंगे तो 67,000 डॉलर के पार बिटकॉइन की कीमत एक बार फिर से पहुंच गई है। तो आखिर क्या वजह है कि ये क्रिप्टो करेंसी में बाइंग आ रही है, यहाँ पर कीमतें बढ़ रही हैं, इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी बिटकॉइन की क्या स्थिति है ये सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए। तो बिटकॉइन की कीमतों में सितंबर महीने में भी उछाल देखने को मिला था, हालांकि उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई थी और अब एक बार फिर से बिटकॉइन जो है वो 67,000 डॉलर के पार यहाँ पर कारोबार कर रहा है। और ये अगर आप देखेंगे तो पिछले इस साल की शुरुआत में देखें तो
$74,000 के पार बिटकॉइन जो है वो पहुंचा था। उसके बाद पूरे साल का जो कारोबार है वो लगभग एक दायरे में ही बिटकॉइन का होता रहा और अब सितंबर महीना आते आते एकदम से फिर से उछाल दिखा और थोड़ी सी गिरावट के बाद अब अक्टूबर में फिर से नए हाई की तरफ बिटकॉइन जो है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। उच्चतम स्तर की संभावना जो है इस बार जताई जा रही है कि एक बार फिर से ऑल टाइम हाई बिटकॉइन जो है इस बार लगा सकता है। यहाँ पर क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में सबसे ज़्यादा बड़ी क्रिप्टो करेंसी जो है वो बिटकॉइन है, ऐसे में उसकी कीमतों में आई इस तेज़ी से काफ़ी हद तक जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है उसकी दिशा को भी यहाँ पर जो है वो आंका जाता है और ये उम्मीद की जा रही है कि बिटकॉइन की ये तेज़ी क्रिप्टो की जो बाकी करेंसीज़ हैं उसमें भी तेज़ी को लेकर आएगी। देखने में भी मिल रहा है कि कुछ और करेंसीज़ में भी यहाँ पर तेज़ी जो है वो दिख रही है और बिटकॉइन फिलहाल 2 हफ्ते की तेज़ी पर जो है यहाँ पर कारोबार कर रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि बिटकॉइन में अचानक से एकदम से जो है वो इतनी तेज़ी यहाँ पर आने लगी है? तो इसकी कई सारी वजहें हैं। जो जानकार मानते हैं उनका ये कहना है कि फेडरल रिजर्व जो है अमेरिका का, वहाँ पर ब्याज दरों में काफ़ी वक्त बाद उनकी तरफ से कटौती की गई। इसको एक पॉजिटिव सेंटिमेंट की तरह जो है वो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है उसने यहाँ पर लिया और इसकी वजह से यहाँ पर तेज़ी जो है वो दिखी है। एक वजह यहाँ पर ये भी है कि अमेरिका में क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर रेगुलेटरी क्लैरिटी जो है वो अब थोड़ी महसूस की जा रही है। उसकी वजह से भी जो एक तेज़ी यहाँ पर दिख रही है क्रिप्टो करेंसी में, वो एक वजह माना जा रहा है। और सबसे बड़ी वजह यहाँ पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं उनको देखा जा रहा है। वो क्यों, ये भी आप ज़रा यहाँ पर समझिए। अमेरिका के इस बार के चुनाव में जो मुकाबला मुख्य तौर पर है वो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच है। डोनाल्ड ट्रंप हालांकि जब वो राष्ट्रपति थे तब थोड़ा नकारात्मक रुख रखते थे ये क्रिप्टो करेंसी को लेकर, लेकिन अभी यू टर्न उनके नज़रिए में देखने को मिला है और हाल के जो बयान अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के तो वो थोड़ा पक्षधर नज़र आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर। और यहाँ पर उनकी तरफ से जो कहा गया है वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर ये कि वो दुनिया में क्रिप्टो कैपिटल बनाना जो है वो अमेरिका को चाहते हैं, इस तरह का वादा जो है उनकी तरफ से किया गया है। और क्रिप्टो करेंसी के लेकर जो फेवरेबल व्यू अब डोनाल्ड ट्रंप का नज़र आ रहा है, इसको भी एक बड़ा वजह यहाँ पर माना जा रहा है। क्योंकि हाल के अगर कुछ हम प्रतिक्रियाएं देखें अमेरिका से तो ये माना जा रहा है कि फ़िलहाल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो थोड़े आगे नज़र आ रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव में। जो रेस इस वक्त है अमेरिका में कमला हैरिस और उनके बीच। तो आप समझा रहे थे किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है, बिटकॉइन में उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और आप क्या इस पर कर सकते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अजीत खुराना साहब जुड़ रहे हैं, संस्थापक हैं हम, ये हमारे साथ रेफ्लेक्सिकल के इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे इसी बात से शुरुआत करूंगा कि क्यों ये जो उछाल है, बड़े जब देखते हैं तो लोगों को लगता है अरे वाह ये तो बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट इसमें हो सकता है, कितना ध्यान रखने की आवश्यकता है और उछाल क्यों हो रहा है? देखिए, ध्यान रखने की जरूरत तो बहुत ज्यादा है क्योंकि ये रिस्क एसेट है। यहाँ तक कि मैं ये भी कहूंगा हाईली रिस्क एसेट है। मैं इसमें पूर्ण तरह से मैंने निवेश बहुत भारी मात्रा में किया है। मेरे पास समझो 90% मेरा पोर्टफोलियो क्रिप्टो में है। मगर ऐसा होते हुए भी मैं लोगों को जरूर चेतावनी दूंगा कि यदि आपको इसकी समझ नहीं है और आप कुछ समय से इस मार्केट में नहीं है, तो जो भी आपका रिस्की एसेट है उसमें से 5-10% से ज्यादा इसमें निवेश ना कीजिए। उछाल क्यों आ रहा है? सबसे भारी रीजन इसका यह है कि मार्च में जब 74,000 की कीमत हो चुकी थी बिटकॉइन की और आज उससे भी लगभग 15% कम है, तो पहली बात यह है कि वो नीचे क्यों आया था। नीचे इसलिए आया था क्योंकि यूएस में जो फेडरल रिजर्व है, जो कि इंडिया के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रकार है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ा दिए थे कि बाजार में सारे लोगों ने जो रिस्क एसेट से वहां से पैसे हटाकर, स्टॉक मार्केट से भी पैसे हटाकर इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज में डाल दिए थे। क्योंकि अभी वो दौर बदलता यानी कि उलटता नजर आ रहा है, तो वापस बाजारों में स्टॉक मार्केट हो, स्मॉल कैप्स हो, रिस्क एसेट्स हो, खास करके क्रिप्टो करेंसी, वहां पर पैसे आ रहे हैं। मगर स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी उसके कंपैरिजन बहुत छोटी मार्केट है। तो यहां पर अगर पैसे आ जाते हैं तो थोड़े से पैसे आते हुए भी, यानी कि समझो 25 से 100 बिलियन डॉलर आते हुए भी क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस में बहुत उछाल देखने को मिल सकता है। और वही हुआ है पिछले 1 महीने में। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा सर कि जैसे आपने बताया कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें 90% आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये आज का पोर्टफोलियो तो होगा नहीं,
काफ़ी समय से इसमें लगातार आप इसको देख रहे होंगे। तो अगर कोई इस वक्त शुरू करना चाहता है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं क्रिप्टो मार्केट में आऊं और अपना कुछ एसेट इसमें लगाऊं, तो किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना चाहिए? वो बहुत बड़ी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि कीमतों में उतार चढ़ाव इतना ज्यादा होता है, यानी कि आज से 6 दिन पहले और आज का आप कीमत देखें तो 15% कीमत बढ़ गई है। तो क्योंकि उतार चढ़ाव इतना ज्यादा होता है, तो ठीक उसी तरह जिस तरह के आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में करते हैं, इसमें किसी प्रकार की एसआईपी करके आइए। यानी कि यदि आपने समझो 1000 रुपए निवेश करना है, तो हर हफ्ते या हर कुछ दिन 100 रुपए डालिए, 10 बार निवेश कीजिए, ताकि आपको अलग अलग प्राइस पॉइंट्स मिले और जो लोअर प्राइस है उस पर आप ज्यादा खरीदें। पहली बात हो गई एसआईपी की। दूसरी बात यह है कि आप किस क्रिप्टो करेंसी में निवेश करें। अगर आपको इसकी बहुत समझ है तो आप माइक्रो कैप, नैनो कैप, स्मॉल कैप, स्पेशलिस्ट क्रिप्टो करेंसी में जरूर निवेश कर सकते हैं। मगर आपको इसकी समझ नहीं है या आप पहले बार के निवेशक हैं, तो मेरा तो कहना यही होगा कि बिटकॉइन या एक दो और वेरी लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसीज जो है, जैसे कि इथेरियम, सोलाना वगैरह, उनसे आगे इस समय ना सोचिए, क्योंकि जो बाकी होती हैं वो बिल्कुल शून्य पे भी जा सकती हैं। एक छोटा सा सवाल है सर, थोड़ा संक्षेप में जवाब दीजिएगा। भारत में क्या ये क्रिप्टो करेंसी लीगल है? इसकी क्या स्थिति है भारत के अंदर? क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने में कोई लीगैलिटी नहीं है। जो लोग क्रिप्टो करेंसी बिजनेस चला रहे हैं उनके ऊपर रेगुलेशंस काफी लागू हैं। आप खाली एक चीज कीजिए, कभी कैश में डील मत कीजिए, कभी किसी व्यक्ति से ना खरीदिए, अपने बैंक अकाउंट से किसी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज से खरीदिए, और जब रिजल्ट निकले यानी कि रिटर्न निकले उसे भी अपने बैंक अकाउंट में डालिए। यदि आप ऐसा कहेंगे तो लीगैलिटी की कोई तकलीफ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया खुराना साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। सलमान खान को मारने की साजिश के मामले में नवी मुंबई पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें बड़े खुलासे किए गए। सलमान खान को मारने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी ली गई थी। चार्जशीट में कहा गया है कि बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को मारने के लिए ये सुपारी निकाली थी। आरोपी ने पाकिस्तान से अत्याधुनिक AK-47, AK-92 और M16 साथ ही साथ जिग्ना हथियार खरीदने की तैयारी की थी। ये वही हथियार है जिससे पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। वहीं सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में नवी मुंबई पुलिस ने हरियाणा के पानीपत से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शूटर सुखा को गिरफ्तार किया है। सुखा पर नवी मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज है और सुखा उन आरोपियों में शामिल है जिसने सलमान खान के नवी मुंबई के पनवेल स्थित फार्म हाउस की रेकी की थी और वहां पर एक पूरा जो मर्डर का जो केस जो प्लानिंग थी उसमें शामिल है। सुखा को नवी मुंबई लाया जा रहा है। इसके पहले यहां पर 5 आरोपी इस मामले में और गिरफ्तार हुए थे।